हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है बैलेंस शीट। और पिछले वीडियोस में आप लोग समझ गए होंगे कि अकाउंटेंसी को पढ़ने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतने ही आप बेटर बेस्ट होते जाएंगे। और हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोगों को आगे बढ़ना है और हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि हमें क्या आगे पढ़ना है। और उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको जनरली स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं या थोड़ा सा गलत उसको समझते हैं, आज हम उस पॉइंट को भी आपको क्लियर करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान दीजिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप को फिर से कुछ चेंजेस करके फिर से करना, फिर से आगे काम करना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ये 3 चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, जिसमें है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका रेशियो कुछ चेंज हो जाए। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी एक नया पार्टनर एडमिट हो जाए फर्म में। और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर यानी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए, फर्म से छोड़ करके चला जाए, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। तो ऐसे केस में अब हमें ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। और इन 3 टॉपिक्स को पढ़ने से पहले इन तीनों में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज होती है, दैट इज गुडविल। गुडविल, ये वर्ड आपने सुना है 11th में। गुडविल को जनरली आप लोग बैलेंस शीट में असेट में लिख देते थे। अब गुडविल को क्यों हम लोग असेट में लिखते थे, वहां मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझा होगा। लेकिन आज हम थोड़ा सा उसमें और कुछ चीजें ऐड करेंगे और कुछ और भी नई चीजें हम लोग समझेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, इन तीनों ही टॉपिक्स में हमें जरूरत पड़ेगी गुडविल की। जबकि बुक्स में इस चैप्टर में, कुछ बुक्स में इस चैप्टर में दे रखा है, हाँ कुछ बुक्स में एकदम सेपरेट टॉपिक सेपरेट चैप्टर के नाम से दिया। तो मेरा मानना है कि एक्चुअली ये सेपरेट टॉपिक ही है, लेकिन इस गुडविल का यूज इन तीनों ही चैप्टर्स में होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2 टॉपिक्स और हैं जहां पे गुडविल का यूज होता है, हालांकि वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम आपको बताना चाहेंगे। और वो है सेल ऑफ बिजनेस, यानी आपने पूरा बिजनेस ही बेच दिया, या एमालगमेशन ऑफ फर्म्स। एमालगमेशन का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? एमालगमेशन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक फर्म्स जो सेम नेचर का बिजनेस करते हैं, जनरली वो मिल जाते हैं, आपस में एक हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एमालगमेशन। ये दोनों ही आपके कोर्स में नहीं है, बट इन दोनों में भी इन गुडविल का यूज होता है। अब गुडविल क्या होता है एग्जैक्टली अगर हम समझें कि गुडविल क्या होता है, तो गुडविल की डेफिनेशन कई तरीके से अलग अलग दे रखी है, लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाया है, लेकिन जो हमने समझा है शॉर्ट में वो हम बता दें। मेरा मानना है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन इज गुडविल। किसी भी फर्म की रेपुटेशन को जब हम मनी में बोले, जब हम ये कहें कि इसकी रेपुटेशन 3 लाख है, इसकी रेपुटेशन 2 लाख है, इसकी रेपुटेशन 5 लाख है, इसकी रेपुटेशन 10 लाख है, इसकी रेपुटेशन 20 लाख है, तो फिर ये रेपुटेशन नहीं है बल्कि ये गुडविल है। यानी जब हम रेपुटेशन को मनी में करें, क्योंकि जनरली हम लोग जब रेपुटेशन की बात करते हैं तो रेपुटेशन तो डिग्री में होता है। यानी जब हम किसी के रेपुटेशन को बताते हैं या पूछते हैं तो हम लोग इस तरीके से बताते हैं कि इसकी रेपुटेशन अच्छी है, या इसकी रेपुटेशन खराब है, या इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, या बहुत खराब है, या मॉडरेट है। लेकिन जब बात आती है गुडविल की, तो गुडविल का मतलब होता है कि रेपुटेशन को आप मनी में मेजर करिए। जब आप मनी में ले जाएंगे गुडविल को, रेपुटेशन को, तो उसे हम लोग कहते हैं गुडविल।
तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो गुडविल है, और गुडविल को समझने के लिए एक छोटा सा जो इसकी एक डेफिनेशन है उसको भी समझ लेते हैं। वैसे जो हमने कहा कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, यानी रेपुटेशन को मनी में मेजर करना इज गुडविल। लेकिन उसमें कुछ चीजें और भी ऐड होती हैं। वो क्या ऐड होती हैं, पहले जरा ये डेफिनेशन हम लोग पढ़ लें। गुडविल की डेफिनेशन एक दी है, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि गुडविल का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, या प्रॉफिट की बात ये कर रहे हैं। और ये प्रॉफिट हमें कहां से होगा, जब हमारे पुराने कस्टमर्स हमारे बिजनेस में फिर से लौट करके आएंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो कस्टमर हमारे पास आया उसको हमने सर्विसेज प्रोवाइड की या प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, उसके बाद वो इतना सेटिस्फाई हुआ कि नेक्स्ट टाइम फिर लौट करके आया। तो इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और जितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा, कस्टमर जितनी बार लौट करके आएगा, हमें मानना चाहिए कि हमारे उस फर्म की गुडविल उतनी ही अच्छी है। सिंपल सा कंसेप्ट है इसका कि जितना हम प्रॉफिट कमाएंगे, यानी इसका मतलब ये हो गया कि गुडविल इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। गुडविल जो है वो बेस्ड है प्रॉफिट पे, इसको जरूर समझना चाहिए। यानी गुडविल के कैलकुलेट करते समय, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते समय हम लोग प्रॉफिट का यूज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या प्रॉफिट अर्निंग फर्म्स ही गुडविल, क्या प्रॉफिट अर्निंग फर्म्स की ही गुडविल होती है? क्या वो फर्म्स जो कि प्रॉफिट नहीं कमाती हैं, क्या उनकी गुडविल नहीं हो सकती है? एक एग्जांपल के थ्रू इसे भी जरा समझिए। मान लीजिए कोई एक फर्म जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, जिसका काम है केवल सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो नेचुरली वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो फेमस होगी, लेकिन उसकी गुडविल नहीं होगी। मेरा मानना है कि उसकी गुडविल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पे ये सब केसेस जनरली होंगे ही नहीं। तो जब होंगे ही नहीं तो गुडविल की बात ही कहां से आएगी? इसलिए गुडविल की बात वहीं पे होती है जहां पे प्रॉफिट की बात हो, बिजनेस की बात हो, बिजनेस में प्रॉफिट की अर्निंग की बात हो, वहीं पे गुडविल की भी बात मेरे हिसाब से होती है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है वो सिंपल सा ये है कि आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ही गुडविल कहलाती है, या जब आप रेपुटेशन को मनी में मेजर करें तो वो गुडविल है। अब इस गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे समझने से पहले हम एक दो बातें हम आपको और भी बताएं, उसके बाद फिर हम आते हैं कि गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल जनरली दो तरीके की होती है। नंबर 1, परचेज्ड गुडविल, एंड नंबर 2, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जरूर समझना चाहिए इन बातों को। परचेज गुडविल यानी हमने किसी और की गुडविल खरीदी। क्या हम लोग किसी की गुडविल खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। जब हम किसी के बिजनेस को खरीदें तो बिजनेस के साथ हमें ऑटोमेटिकली उसकी रेपुटेशन यानी उसकी गुडविल भी मिल जाती है, तो वो होती है परचेज गुडविल। और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी जो गुडविल आपने खुद से क्रिएट की अपनी, उसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वैसे एक बहुत मेजर डिफरेंस है अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझिएगा इसे। परचेज गुडविल कैन बी शोड इन बैलेंस शीट, यानी आप परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में लिख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आप कैश पे करते हैं, आप कुछ ना कुछ पे करके ही गुडविल को खरीदेंगे। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। इसको याद रखिएगा। एज पर AS 26, AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है परचेज गुडविल कैन बी शोन इन बैलेंस शीट बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन बैलेंस शीट। उसे आप बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है, इसको याद रखिएगा। अब गुडविल हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम लोग कैसे जाने कि किस फर्म की कितनी गुडविल है, इसको जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो देखिए, मेरा मानना है गुडविल इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट,
ये चीज अब भी मेरे ख्याल से आपको भी अब क्लियर हो गई होगी कि गुडविल इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, यानी गुडविल, किसी भी फर्म की गुडविल उसकी उतनी अच्छी होगी जिसका प्रॉफिट जितना अच्छा है। अच्छा, अब बात आती है प्रॉफिट की, तो कौन सा प्रॉफिट? गुडविल के लिए ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई कि भाई प्रॉफिट चाहिए हमें, प्रॉफिट के बेसिस पे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कौन सा प्रॉफिट? वो प्रॉफिट जो हम कमा चुके हैं यानी पास्ट प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट जो हम कमाएंगे यानी फ्यूचर प्रॉफिट? किस प्रॉफिट पे गुडविल बेस्ड होनी चाहिए? गुडविल कैलकुलेट करते समय हमें कौन से प्रॉफिट को कंसीडर करना चाहिए, पास्ट प्रॉफिट कि फ्यूचर प्रॉफिट? जनरली जब भी हम ये बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके दिमाग में आता है पास्ट प्रॉफिट, और हो सकता है कि आपके भी माइंड में आया हो कि पास्ट प्रॉफिट, लेकिन नहीं, गुडविल कैलकुलेट की जाती है हमेशा फ्यूचर प्रॉफिट पे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पे, कभी भी पास्ट प्रॉफिट पे हम कैलकुलेट नहीं करते। देखिए, इसको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई एक फर्म जिससे कि आपको डीलिंग करनी, आपको कोई सामान उसे उधार देना है। अब आप उधार तो उसी को देंगे ना जिसकी गुडविल अच्छी होगी। तो जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई एक फर्म जिसका प्रॉफिट पास्ट में 10 लाख था, 10 लाख पर ईयर था, और हमें उम्मीद है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इसका प्रॉफिट 1 लाख हो जाएगा। तो क्या आप ऐसी फर्म से डील करेंगे? क्या आप ऐसी फर्म को क्रेडिट पे सामान देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसकी गुडविल खराब है, इसकी गुडविल अच्छी नहीं है। रीजन क्या है? आपके सामने है, क्योंकि इसका पास्ट तो अच्छा है लेकिन फ्यूचर नहीं अच्छा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि गुडविल इज बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रॉफिट, नॉट ऑन पास्ट प्रॉफिट। पास्ट प्रॉफिट पे कभी भी नहीं होता, गुडविल जो है वो हमेशा फ्यूचर प्रॉफिट पे ही बेस्ड होता है। अब फ्यूचर प्रॉफिट हमें कैसे पता चलेगा, यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे आएगा? एक्चुअली हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर प्रॉफिट कंफर्म या ये कह लीजिए कि एक्चुअल तो पता कर ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि जो फ्यूचर प्रॉफिट होता है वो एस्टिमेटेड होता है, इसलिए गुडविल भी हमेशा एस्टिमेटेड ही होती है। यानी गुडविल कभी भी एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट की जाती है, बट जिस भी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मान लिया जाता है उसे सही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, कुल मिलाकर के हमें इतना ही समझना है दैट गुडविल इज बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रॉफिट। लेकिन ये फ्यूचर प्रॉफिट कैसे आएगा, जरा इसे भी थोड़ा सा समझा जाए। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर किसी फर्म का लास्ट ईयर का प्रॉफिट 10 लाख था, और आप बताइए कि फ्यूचर में कितना होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 10 लाख तो होगा ही, यानी फ्यूचर प्रॉफिट इसका 10 लाख होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि गुडविल इज बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रॉफिट, बट फ्यूचर प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन पास्ट प्रॉफिट। आप फ्यूचर को तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तभी कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी एस्टिमेट कर सकते हैं जब आपको उसका पास्ट पता हो। तो इसलिए गुडविल इज बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रॉफिट, बट फ्यूचर प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन पास्ट प्रॉफिट, यानी हमें प्रॉफिट तो पास्ट प्रॉफिट से ही कैलकुलेट करना होगा। यानी जितना प्रॉफिट इनका पहले होगा, अब इनका पास्ट का प्रॉफिट अगर 1 साल का है तो हम 1 साल का कंसीडर करेंगे, 2 साल का है तो 2 साल का कंसीडर करेंगे, 3 इयर्स का है तो 3 इयर्स का करेंगे, बट उसका एवरेज कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया तो 3 इयर्स का हम एवरेज करके फिर कैलकुलेट करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को वो बात समझ में आती है, उसके लिए कुछ भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर बतानी है, जैसा कि हमने कहा कि अगर इसका पास्ट में प्रॉफिट 10 लाख है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी 10 लाख ही होगा, लेकिन कुछ चीजों का जरूर हमें ध्यान देना है। क्या चीजें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर इसका पास्ट में प्रॉफिट 10 लाख था और इस फर्म में लास्ट ईयर आग लग गई थी, और उस आग से इनके यहाँ 2 लाख का लॉस हुआ था, 2 लाख रुपए का लॉस भी हुआ था, तो क्या अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा? तो दिमाग में तुरंत आता है 8 लाख, कुछ लोगों के दिमाग में आता है 12 लाख, तो एक्चुअली इसमें सही 12 लाख है। रीजन क्या है? क्योंकि आपने प्रॉफिट कमाया, अर्न किया 10 लाख, और आपको इस साल लॉस भी हुआ 2 लाख का। तो अगर ये लॉस ना होता, क्या ये लॉस हर साल होगा क्या? ये तो लॉस बाय फायर है। अब एक बार गलती से हो गया तो हर साल तो होगा नहीं, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है।
तो एबनॉर्मल लॉस को हमेशा आप प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, एक्चुअल प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, तब आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिलेगा। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट यानी फ्यूचर प्रॉफिट विल बी 12 lakhs। 12 lakhs विल बी फ्यूचर प्रॉफिट। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जितने भी इस तरह के एबनॉर्मल आइटम्स हैं, एबनॉर्मल आइटम्स को हम एडजस्ट करके ही हम फ्यूचर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात और भी ध्यान रखने वाली है, जैसा कि हमने कहा कि 10 lakhs इसका पास्ट प्रॉफिट था और इस साल इनके यहाँ आग लगी थी, इसलिए 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। यानी नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट 12 lakhs होगा। गुडविल कैलकुलेट करते समय हमें इसी प्रॉफिट को कंसीडर करना है। लेकिन एक बात को और भी ध्यान देना है, भाई इनका 2 lakhs का नुकसान हुआ, इन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया था, अब ये चाहते हैं इंश्योरेंस कराना, और अगर ये इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें 20,000 पर ईयर इनको प्रीमियम देना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। अब अगर 20,000 इंश्योरेंस प्रीमियम दे देंगे तो इस 20,000 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी अगर कोई फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाला है तो उसे भी हम माइनस कर देंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा। तो कितना क्लियर कंसेप्ट है कि कभी भी आपको फ्यूचर प्रॉफिट चाहिए तो फ्यूचर आप पास्ट को देख करके ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब गुडविल इज बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रॉफिट, बट फ्यूचर प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन पास्ट प्रॉफिट, और इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। अब इनके अलावा और भी कई चीजें हैं जिन्हें हम ध्यान रखेंगे, तो उससे हम एक फॉर्मूले के थ्रू लिखते हैं। तो जरा लिख लीजिए एडजस्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला, यानी जब भी आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, अगर इस तरह से कोई एडजस्टमेंट दिया है तो उस एडजस्टमेंट का भी यूज करेंगे, उसे भी आप एडजस्ट करेंगे, देन जो प्रॉफिट आएगा उसी प्रॉफिट से आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो जरा एडजस्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो देखिए ये फॉर्मूला है एडजस्टेड प्रॉफिट का। गुडविल कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो आप प्रॉफिट को एडजस्ट करके करेंगे, और प्रॉफिट एडजस्ट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए जरा क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस, यानी जो एक्चुअल प्रॉफिट दिया है पास्ट का, उस प्रॉफिट में आप एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस का मतलब, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया लॉस बाय फायर, ये ऐसा लॉस है जो हर साल नहीं होगा, इसलिए इसे हम ऐड बैक कर देंगे ताकि हमें रियल प्रॉफिट पता चले। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे एबनॉर्मल इनकम या नॉन रिकरिंग इनकम, कोई ऐसी इनकम जो हमें अचानक से हो गई, या वो इनकम जो हर साल नहीं होती। अगर हमें कोई ऐसी इनकम हो गई, जैसे इनकम फ्रॉम लॉटरी दे रखी है, अब लॉटरी हर साल तो नहीं लगेगी, तो इसलिए उसे भी हम माइनस कर देंगे ताकि हमें रियल प्रॉफिट पता चले, क्योंकि उस इनकम को हमने अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया होगा, इसलिए माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे नॉन ट्रेडिंग इनकम, यानी कोई ऐसी इनकम तो नहीं हमारे प्रॉफिट में इंक्लूडेड है जो एक्चुअली हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अगर हमारे बिजनेस से ही रिलेटेड नहीं है तो हमें उस प्रॉफिट को भी एक्सक्लूड कर देना है, यानी माइनस कर देना है। फिर एनी फ्यूचर एक्सपेंस, यानी कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक नहीं होता था लेकिन अब होने की उम्मीद है, आप उसे भी माइनस कर देंगे। और लास्ट, पार्टनर्स और ओनर्स रेम्युनरेशन, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं या जो भी उस फर्म का ओनर है, उस ओनर का अगर रेम्युनरेशन दिया है, सैलरी, बोनस, कमीशन, जिसे अभी तक चार्ज नहीं किया गया है, तो आप उसे भी माइनस कर देंगे। तब जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसी प्रॉफिट पे बेस्ड आप गुडविल कैलकुलेट करोगे, यानी गुडविल कैलकुलेट करते समय इसी एडजस्टेड प्रॉफिट का यूज करोगे आप। लेकिन इन सारे एडजस्टमेंट्स का यूज हम लोग तभी करेंगे जब दिया होगा क्वेश्चन में। नहीं दिया है तो हम इसी एक्चुअल प्रॉफिट को ही एडजस्टेड प्रॉफिट मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हमने कहा कि अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट 10 lakhs है और अगर हमसे कोई पूछे कि नेक्स्ट ईयर कितना होगा, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें ये अज्यूम करना होगा कि नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट इतना ही होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो हो गई बात प्रॉफिट की, यानी गुडविल इज बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रॉफिट, बट फ्यूचर प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन पास्ट प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इसके मेथड्स कौन कौन से, गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, ये जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट्स दिए होंगे 2 इयर्स या 3 इयर्स या 4 इयर्स या 5 इयर्स के, उनका आपको एवरेज करना होगा। एवरेज कैसे करते हैं, आपने लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, एक टॉपिक पढ़ा है मीन, तो मीन आपको कैलकुलेट कर लेना है प्रॉफिट्स का, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मीन में आपने 2 तरह का मीन पढ़ा था, तो यहाँ पे दोनों तरह के एवरेज का यूज होता है। नंबर 1, तो एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये आप लोगों ने लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो हम आपको फिर से याद दिलाएंगे। तो फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सेकंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, अब ये क्या है, ये जब हम पढ़ाएंगे आपको बताएंगे तब इसको क्लियर करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड थर्ड, कैपिटलाइजेशन मेथड। बट ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी यहां ये जो 2 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, इन दोनों का ही कैपिटलाइजेशन है। कैपिटलाइजेशन कैसे होता है ये भी हम आपको उसी मेथड में क्लियर करेंगे। तो फिलहाल ये 3 मेथड्स हैं जो आपके 12th के कोर्स में, मेथड एक और होता है बट वो आपके कोर्स में, उसका नाम हम केवल बता देते हैं आपको, उसका उस मेथड का नाम है एन्युटी मेथड या प्रेजेंट वैल्यू मेथड, बट वो आपके कोर्स में नहीं है तो हम लिख भी नहीं रहे हैं। एक मेथड और है जो आपको पढ़ना है बट वो हम यहाँ नहीं लिखते हैं, जनरली उसे गुडविल का मेथड माना नहीं जाता है। वो एक कंसेप्ट है जिससे कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिडन गुडविल। तो ये आप आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम और भी इसको क्लियर करेंगे। तो फिलहाल ये 3 मेथड्स हैं जिसमें कि हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट करनी है, 1 बाय 1 करेंगे। आज हम लोग एटलीस्ट ये पहला मेथड जरूर करेंगे। हाँ, एक बात और भी हम इसमें चाहेंगे आपको क्लियर करना कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे हमने यहाँ पे 2 टॉपिक्स बताए, यहाँ पे 2 बताए, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें फर्स्ट वाला एज्यूम करना है, इसमें भी और इसमें भी। यानी इसमें हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट अप्लाई करना है और इसमें हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अप्लाई करना है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो मेथड्स हैं इसमें से आज हम लोग एटलीस्ट फर्स्ट का फर्स्ट कर लेंगे, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट का एटलीस्ट एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं उस फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों को मेथड आज पढ़ना है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू
एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी हम फॉर्मूला इसका भी लिखेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज नथिंग बट टाइम्स, जैसे क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जैसे कभी कभी लिखा होगा 2 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज, 4 इयर्स परचेज, इसका मतलब 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुना, यानी 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। यानी एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। बट यानी ये तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, बट एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, इसके लिए तो ये है टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जितने भी प्रॉफिट्स दिए हों, मान लीजिए 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स के प्रॉफिट्स दिए हैं, तो उनको आप ऐड कर दीजिए और उसे नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे हम एक सिंपल सी बात और बता दें, याद दिला दें आपको कि अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दिया, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इनकम या इस तरह का कोई, तो वो भी आपको एडजस्ट करके ही टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उसका एडजस्टमेंट करने के बाद ही टोटल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे, यानी ये एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है। अब हम चाहेंगे कि क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको और भी क्लियर कर ले और अच्छे से समझ लें। तो ये क्वेश्चन लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है और इसको पढ़िए पहले क्वेश्चन को ध्यान से, फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फटाफट जरा हम भी क्वेश्चन को पढ़ लें। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फर्म, प्रॉफिट्स इन 2018, 2019, 2020, यानी 3 इयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ ₹2000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट्स ऑफ 2019. Profits of 2018 have been reduced by ₹12,000 because goods were destroyed by fire. Goods have not been insured, but it is thought to insure them in the future. The insurance premium is estimated at ₹1,000 per year. Reasonable remuneration of the proprietor of business is ₹12,000 per year, but it has not been taken into account for calculation of above mentioned profits. The profits of 2020 include ₹10,000 income on investment. Goodwill is agreed to be valued at 2 years purchase of average profits of 3 years. यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको एवरेज तो 3 इयर्स का करना है, बट उसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी यहाँ 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट को गुडविल माना जाएगा। और उसके बाद लिखा है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए जो प्रॉफिट्स दिए हैं, जैसे दिया है प्रॉफिट फॉर 2018 का प्रॉफिट दिया है 80,000 और हमें देखना है कि 2018 का एडजस्टमेंट क्या है। तो इन्होंने कहा प्रॉफिट्स ऑफ 2018 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय ₹12,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये लॉस बाय फायर है, यानी एबनॉर्मल लॉस, और इसे हम इसमें ऐड कर देंगे, लॉस बाय फायर 12,000, it will be 92,000. फिर प्रॉफिट फॉर 2019, प्रॉफिट फॉर 2019 1 लाख, और इसमें लिखा है नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ ₹2,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट्स ऑफ 2019। 2019 में एक नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूडेड है, यानी ऐसी इनकम जो हम हर साल नहीं कमाएंगे, तो इसलिए इसे हम इसमें से रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेस नॉन रिकरिंग इनकम 2000, 98,000।
और उसके अलावा प्रॉफिट फॉर 2020 हम देख लें। प्रॉफिट फॉर 2020 इज 1,20,000 और इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट्स ऑफ 2020 इंक्लूड ₹10,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है और वो भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब हम इन सबका टोटल कर लेंगे, सम कर लेंगे। इसका टोटल आ गया 3 लाख। अब आपको लग रहा होगा कि दो एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जिनका यूज तो हमने अभी तक किया ही नहीं, तो आगे हम करेंगे। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर कोई कॉमन एक्सपेंस है, कॉमन एक्सपेंस का मतलब ये ऐसा एक्सपेंस है जो हमें हर साल एडजस्ट करना है, तो आप चाहें तो इसे हर साल एडजस्ट कर सकते थे, या आप चाहो तो इसको एवरेज करके एक बार एडजस्ट करो, आपके ऊपर है, जैसे चाहो। तो हम एक बार एडजस्ट करेंगे, इसका पहले हम एवरेज कैलकुलेट कर लें। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 3 यानी 1 लाख, और उसके बाद वो जो दो चीजें और दी थी, एक दिया था इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस यानी अभी तक हमने गुड्स को इंश्योरेंस नहीं कराया था, अब हम चाहते हैं इंश्योर कराना, तो इसलिए उसका प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा, तो दैट विल रिड्यूस प्रॉफिट। इंश्योरेंस प्रीमियम इज 1,000 पर ईयर। तो एक तो ये 1,000 रिड्यूस होगा, दूसरा एक दे रखा था प्रोप्राइटर्स रेम्युनरेशन। प्रोप्राइटर्स रेम्युनरेशन है 12,000। इसे भी हम लेस कर देंगे, नहीं दो आइटम्स इसमें से हम लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट आ गया, रियल प्रॉफिट आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया, फ्यूचर प्रॉफिट आ गया। इसी पे हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट यानी एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यानी 87,000 इंटू 2, तो आंसर इज 1,74,000। इजिली क्वेश्चन भी सारे सॉल्व हो जाएंगे, बट ये केवल अभी एवरेज प्रॉफिट का था। आपके पास और भी क्वेश्चंस होंगे, अपनी बुक में देखिए, सॉल्व करिए मैक्सिमम। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। कोई स्पेशल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना है तो वो भी बताइए, ताकि हम उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं डेडिकेटेड। और मैक्सिमम मेहनत करिए, और अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और फ्यूचर में भी ऐसे ही नए नए वीडियोस और नए नए तरीके हम आपको बताते रहेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।